नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में, यूपी जीडीसी के सिलेबस में, राजस्थान पीसीएस के सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में, सभी सिलेबस में एक कॉमन टॉपिक होता है, वो है रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम जाना जाता है संरचनात्मक प्रकारवादी विचारकों में। यानी वो एक ऐसे विचारक हैं जो केवल संरचना या केवल प्रकार पे नहीं, दोनों पर जोर देते हैं। ठीक है, कई सारे आपने विचारकों को देखा होगा जो प्रकारवादी हैं, कई ऐसे हैं जो केवल संरचनावादी हैं, कई ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, कई ऐसे हैं जो केवल संघर्षवादी हैं। वहीं दूसरी तरफ उभर कर सामने आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, जो संरचना और प्रकार दोनों पर जोर देते हैं समाज में। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो आज रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहली बात तो हम जानेंगे इनके सामाजिक संरचना पर विचार क्या है, इस संरचना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर हम देखेंगे प्रकारवाद को लेकर क्या विचार हैं इनके। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि संरचना और प्रकार के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संरचना के लिए इस्तेमाल किया गया स्वरूप शास्त्र और प्रकार के लिए इस्तेमाल किया गया शरीर शास्त्र। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, दो शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक एकता कि प्रकारवाद समाज में एक कैसे करता है समाज को। फिर हम पढ़ेंगे न्यूनोमिया और डिस्नोमिया की अवधारणा, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नातेदारी व्यवस्था। यहां पर नातेदारी व्यवस्था को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। और फिर हम पढ़ेंगे रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की में क्या समानता है, क्योंकि मेलिनोवस्की भी प्रकारवादी हैं और रेडक्लिफ ब्राउन भी प्रकारवादी हैं। तो दोनों के विचारों में अंतर क्या है, दोनों संरचना में किसको महत्व देते हैं, दोनों संरचना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो आपको हमेशा रेडक्लिफ ब्राउन पढ़ते समय मेलिनोवस्की से तुलना करते हुए पढ़ना चाहिए। इसलिए मेलिनोवस्की हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म हुआ 1881 में और डेथ कब होती है? 1955 में। जन्म होता है इनका ब्रिटेन में, डेथ होती है अमेरिका में, माफ कीजिएगा आपके साउथ अफ्रीका में। तो ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, यानी ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। ब्रिटेन में कई जाने माने समाजशास्त्री हुए हैं, जैसे वर्तमान में एंथनी गिडिंग सबसे जाने माने समाजशास्त्री हैं, हार्वर्ड स्पेंसर जाने माने समाजशास्त्री हैं। तो इन सबका इनका जन्म कहां पे हुआ? रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म, इनका जन्म हुआ 1881 में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डेथ कहां पे हुई है? डेथ हुई है इनकी साउथ अफ्रीका में। दो बातें क्लियर होनी चाहिए, जैसे मेलिनोवस्की का जन्म कहां हुआ? पोलैंड में, और डेथ कहां पे हुई? आपके अमेरिका में। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेडक्लिफ ब्राउन को किस रूप में जाना जाता है? रेडक्लिफ ब्राउन कोई संरचनावादी नहीं है, बल्कि ये मानववादी है, मानव शास्त्री है। क्योंकि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र उस समय नया नया विषय है। यूरोप में प्रथम प्रोफेसर थे समाजशास्त्र के दुर्खिम। तो ये भी समाजशास्त्र ऐसा नहीं है कि हर जगह पढ़ाया जा रहा था। 1910-1915 के बाद दुनिया भर में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से शुरू हुआ। इसलिए अधिकांश समाजशास्त्री शुरुआत में देखिए, या तो वो दर्शन शास्त्री हैं, या तो वो आपके मानव शास्त्री हैं, या वो मनोवैज्ञानिक हैं, या टॉयनबी जैसे समाजशास्त्री भी रहे हैं जो प्रारंभिक दौर में ही इतिहासकार थे। तो समाजशास्त्र की नींव रखने में दूसरे विषयों के विचारकों का योगदान सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन भी क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन भी मानव शास्त्री हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनका संगत है, इनकी जो प्रभाव पड़ा है, इनकी जो प्रेरणा मिली है, वो दो मानव शास्त्रियों से इनको मिली कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के दौरान। वो कौन थे? वो थे WHR रिवर्स और SC हैडन। इन दो लोगों के संपर्क में आने के चलते इनका रुझान भी किस तरफ हुआ? मानव शास्त्र की तरफ हुआ, एंथ्रोपोलॉजी की तरफ हुआ। जैसे कि हमने देखा था कि प्रकारवाद, आपके मेलिनोवस्की भी कौन थे? मेलिनोवस्की भी मानव शास्त्री थे। उन पर प्रभाव किसका पड़ा था? उन पर प्रभाव पड़ा था जेम्स फ्रेजर का, जब उन्होंने किताब पढ़ी द गोल्डन बो। क्लियर? तो कहीं ना कहीं प्रभाव पढ़ के भी व्यक्ति क्या होता है? अपनी दिशा तय करता है। चलिए, इनसे प्रभावित होकर क्या हो गया? मानव शास्त्र में इनकी रुचि बढ़ने लगी।
1906 में क्या हुआ, इनको स्कॉलरशिप मिली। कौन सी स्कॉलरशिप मिली? एंथनी बिल्किंस, ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कभी कभी कथन वाले क्वेश्चन में व्यक्ति के परिचय से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई रेडक्लिफ ब्राउन ब्रिटेन के जाने माने समाजशास्त्री थे, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में के दौरान रिवर्स और हाइडन का इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। रेडक्लिफ ब्राउन की गणना मानव शास्त्रियों में की जाती है और रेडक्लिफ ब्राउन को एंथनी बिल्किंस छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कभी कभी विचारकों के विचारों से या सिद्धांतों से नहीं, कथनों से नहीं, बल्कि उनके जीवन के परिचय से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और खासकर ऐसा प्रश्न जिसमें निम्न में सारी जानकारी एक साथ ही पूछ ली जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार के प्रश्न एक साथ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति के बारे में मालूम होना चाहिए। जब ये छात्रवृत्ति मिली तो इनको दो मौके मिले। पहला मौका क्या था? रॉयल सोसाइटी में इनको जाने का मौका मिला। रॉयल सोसाइटी छोटी मोटी चीज नहीं है, दुनिया के नामी ग्रामी विचारक भी रॉयल सोसाइटी के मेंबर रहे हैं। और दूसरा इनको मौका मिला भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अंडमान द्वीप का अध्ययन करने का। भारत सरकार उस समय मतलब भारत सरकार नहीं, जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही है उसकी तरफ से। तो इस छात्रवृत्ति का स्कॉलरशिप के दो फायदे मिले रेडक्लिफ ब्राउन को। पहली बात तो रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप प्राप्त हुई, रॉयल सोसाइटी में अध्ययन करने का मौका मिला, और दूसरा महत्वपूर्ण मौका मिला ब्रिटेन के सबसे बड़े उपनिवेश उस समय वो है भारत में अंडमान निकोबार का अध्ययन करने का मौका मिला। एक और हमारी जानकारी बढ़ जाती है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने भारत में कहां पर अध्ययन किया? अंडमान निकोबार में अध्ययन किया। कब तक अध्ययन किया? 1906 से लेकर 1908 तक, 2 सालों तक मध्य भारत में अध्ययन किया है। किसमें? रेडक्लिफ ब्राउन ने भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। यहां तक क्लियर हुआ? तो कुछ बेसिक जानकारियां हैं जहां से चीजें पूछी जाती हैं। अध्ययन करने के बाद ये कहां चलेगा? ये चलेगा ट्रिनिटी कॉलेज, और ट्रिनिटी कॉलेज में क्या करने लगे? तुलनात्मक समाजशास्त्र, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पढ़ाने लगे। वहां पर इनके जो विचार थे वो काफी क्रांतिकारी थे। ये संरचना को लेकर, संरचना के प्रकारों को लेकर, ठीक है, समाज में संरचना को बनाए रखने के तत्वों को लेकर काफी उग्र रहे। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया एनार्की ब्राउन, यानी क्रांतिकारी ब्राउन, यानी जो अराजकतावादी है, अनार्की है, जो व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो ये इनका परिचय है, ये सामान्य परिचय है किसका? रेडक्लिफ ब्राउन का। तो जन्म हुआ 1881 में। कहां पर? आपके जन्म होता है आपके ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और डेथ कहां पे होती है? साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। क्लियर? भारत में अध्ययन कब किया? भारत में अंडमान निकोबार का अध्ययन किया है। कौन सी स्कॉलरशिप के माध्यम से? एंथनी बिल्किंस स्कॉलरशिप के माध्यम से। कब तक अध्ययन किया? 1908 तक अध्ययन किया। समाजशास्त्र की किस शाखा से जुड़े रहे? समाजशास्त्र की एक शाखा है तुलनात्मक समाजशास्त्र, तो तुलनात्मक समाजशास्त्र से जुड़े रहे हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अभी हमने केवल सामान्य परिचय पढ़ा है रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं कुछ किताबों से क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 किताब तो बड़ी फेमस हैं, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। तो फेमस किताब है पहली बात तो जहां पे उन्होंने अध्ययन किया, द अंडमान आइलैंड, भारत में अध्ययन किया था अंडमान निकोबार में, उस अध्ययन के बारे में उन्होंने ये विचार प्रकट किया है। तो अंडमान आइलैंड किसकी किताब है? ये आसान है क्योंकि आपको मालूम है अंडमान निकोबार का अध्ययन किया, अंडमान निकोबार में अध्ययन किया। लेकिन पेपर टफ तब हो जाता है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सन के बारे में, किस सन पब्लिश हुई थी? तो 1922 में किताब पब्लिश हुई थी। 1908 में अध्ययन हुआ है और 1922 में जाकर ये किताब पब्लिश होती है। तो इसका सन याद रखिएगा क्योंकि भारत से संबंधित है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, 1931 में किताब पब्लिश हुई। गलती से क्या होता है, एक हमने पढ़ा था एब्रोजिन्स, ठीक है। एब्रोजिन्स का अध्ययन किसने किया? ठीक है, वो है आपके मेलिनोवस्की। और एब्रोजिन्स कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। तो कभी कभी हमारा दिमाग याद नहीं होता है तो हम आपके परसेप्शन के हिसाब से चलते हैं, या इंफॉर्मेशन जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं लॉजिक लगाने में। याद रखिएगा। तो एब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, लेकिन एब्रोजिन्स की स्टडी करी है मेलिनोवस्की ने, और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की स्टडी करी है किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। एक बड़ी फेमस किताब है टैबू। टैबू मतलब निषेध होता है, जो हर जनजाति समाजों में निषेध पाए जाते हैं उसे टैबू कहते हैं। 1936 में किताब पब्लिश हुई। और सबसे फेमस किताब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, 1952। ये किताब सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या आएगा? रेडक्लिफ ब्राउन। इसके अलावा ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी,
और मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1958, ये वो किताबें हैं जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे फेमस किताब है पहली और चौथे नंबर की। ये किताब वो है जिसमें इन्होंने संरचनावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, अपने संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो किताबों की लिस्ट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले संरचना को लेकर विचार क्या है, समाज की संरचना को लेकर क्या थॉट है इनके, यहां से शुरुआत करते हैं। क्योंकि ब्रिटेन के समाजशास्त्री हैं और ब्रिटिश समाजशास्त्री होने के चलते स्वाभाविक सी बात है, इनके जो पूर्वज रहे हैं उसका विचार पर उनका विचारों का असर तो इन पर होगा। और इनके पूर्वज कौन है समाजशास्त्रियों में? ब्रिटेन में जाने माने समाजशास्त्री हैं, वो है हार्वर्ड स्पेंसर। और हार्वर्ड स्पेंसर ने क्या किया था? हार्वर्ड स्पेंसर ने समाज की तुलना किससे की थी? एक जीवित शरीर से करी थी। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, इसी प्रकार समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। यही हार्वर्ड स्पेंसर का विचार था। और यही विचार से प्रभावित होकर रेडक्लिफ ब्राउन ने भी क्या किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने भी, ठीक है, अपने विचार प्रकट किए। तो ब्राउन भी समाज की तुलना किससे करते हैं? ब्राउन भी समाज की तुलना जीवित शरीर से करते हैं। जिस प्रकार शरीर अंगों से बना होता है, उसी प्रकार समाज भी क्या है? व्यक्तियों से बना हुआ है। क्लियर? यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या माना है? व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, अभी हम पढ़ेंगे, यहीं से गलती हो जाती है। संरचना में व्यक्ति को महत्व दिया है मैलिनोवस्की ने। यहाँ ये समाज संरचना को महत्व देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि संरचना किससे बनी है? संरचना व्यक्ति से बनी है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति ऑर्गन है समाज का, व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। महत्वपूर्ण है संरचना का बना रहना। ठीक है, जबकि मैलिनोवस्की कहते हैं कि नहीं, संरचना व्यक्ति के लिए काम करती है। और रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति संरचना के लिए काम करता है। ये मूल अंतर है दोनों के विचारों में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि समाज की तुलना किससे करी? शरीर से करी है, ह्यूमन बॉडी से की है, एक जीवित शरीर से की है। और जीवित शरीर में कई सारे अंग होते हैं, उसी प्रकार शरीर, हमारा समाज में जीवित इकाई है, उसका जो मुख्य अंग है वो है क्या? व्यक्ति। तो सामाजिक संरचना के अंग व्यक्ति ही है। ये किस महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है किसका? ये स्टेटमेंट है रेडक्लिफ ब्राउन का। इनका कहना यह था कि जिसका आप व्यक्ति को देख सकते हैं ना, आप व्यक्ति को देख सकते हैं और व्यक्ति से ही संरचना बनी है, तो इसका मतलब संरचना कैसी होगी? मूर्त या अमूर्त? संरचना मूर्त होगी। क्यों संरचना मूर्त होगी? क्योंकि अगर आप व्यक्ति को देख सकते हैं और उसी व्यक्ति मतलब शरीर के अंगों से ही शरीर बनता है, व्यक्ति और समाज की संरचना का मूल अंग कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति को आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब संरचना भी कैसी होगी? संरचना भी मूर्त होगी, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने संरचना को अमूर्त माना है। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं, संरचना मूर्त है। क्यों? क्योंकि वो जीवित इकाई है, वो जीवित लोगों से बनी है, वो व्यक्तियों से बनी है और व्यक्तियों को आप देख सकते हैं, इसका मतलब संरचना भी क्या है? मूर्त है। संरचना को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा समाज व्यक्तियों का केवल समूह नहीं है, याद रखिएगा। संरचना केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं बनती है कि कई सारे लोग समूह इकट्ठा हो गए तो समूह संरचना बन जाती है। नहीं, संरचना तब बनती है जब व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन होता है, व्यक्तियों के बीच में संबंध होते हैं। इस संबंधों की व्यवस्था है संरचना। इसको एक ऐसा उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कोई मकान है, उस मकान में 10 लोग रहते हैं। 10 व्यक्तियों को आपने एक जगह बैठा दिया है, या 10 लोगों को एक जगह रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो क्या उसे आप परिवार कहेंगे? नहीं कहेंगे, जब तक कि उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश ना हो जाए। जब तक कि उनके बीच में संबंध नहीं होगा, तब तक वो परिवार नामक संरचना नहीं कहलाएगा। तो केवल किसी फ्लैट में, किसी घर में आप कई सारे लोगों को रख दीजिए, जैसे बिग बॉस आता है, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं देखने की, लेकिन उसका थोड़ा सा उदाहरण देखिए आपके सोशियोलॉजी पर या सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखिए बिग बॉस को। बिग बॉस में 10, 15, 16, 15, 20 जो भी लोग रहते हैं टाइम पास वाले, ठीक है, वो 15-20 लोग क्या परिवार कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, जब तक कि अगर वो इनमें किसी प्रकार का रिलेशन डेवलप ना हो जाए, स्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। यानी बिग बॉस की संरचना, परिवार नामक संरचना तभी कहलाएगी जब वो सभी लोगों के सामाजिक संबंध क्या हो जाए? स्थापित हो जाए। अगर उनमें सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, तो बिग बॉस में रहने वाले 10-15 लोगों को हम परिवार नहीं कह सकते। परिवार नामक संरचना तभी विकसित होती है जब लोगों में संबंध हो। उसी प्रकार समाज भी क्या है? केवल व्यक्तियों की भीड़ नहीं है, केवल व्यक्तियों ही महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति ही से ही समाज नहीं बनता, व्यक्तियों के बीच होने वाले सामाजिक संबंधों से समाज बनता है। तो समाज की संरचना का मुख्य अंग कौन है? व्यक्ति है, याद रखिएगा। और व्यक्तियों से बनने वाले संबंधों से समाज की संरचना निर्मित होती है। ये विचार है मूलतः सामाजिक संरचना के बारे में किसका? आपके रेडक्लिफ ब्राउन का। यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, सिंपल, इतनी ज्यादा मूल भाषा में समझेंगे, सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे
तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि संरचना को लेकर इनका थॉट क्या है। ठीक है, तो जैसे भाई रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए घर बनाते हैं, तो आप घर के लिए आपको ईंटें चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, ठीक है, सरिया चाहिए। लेकिन सब चीजों को उठा के जगह रख देंगे तो क्या घर बन जाएगा? नहीं, आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। आपको पिल्लर लगाने पड़ेंगे, आपको पिल्लर भरना पड़ेगा, सरिये का इस्तेमाल करना होगा, छत डालनी होगी, ईंटों के बीच में सीमेंट लगानी होगी, ईंटों को जोड़ना होगा, तब जाके दीवार बनेगी, तब जाके छत बनेगी। केवल सामान रख देने से तो मकान नहीं बन सकता। तो इस प्रकार ईंटों का ढेर लगा देने से मकान नहीं बनता, बल्कि ईंटों को व्यवस्थित करके जोड़ना पड़ता है, तब मकान बनता है। उसी प्रकार समाज में जब लोगों के बीच में संबंध बनते हैं, केवल व्यक्तियों की भीड़ से समाज संरचना नहीं बनेगी, व्यक्तियों के बीच की जो उनके बीच संबंध जब बनेंगे, संबंधों से क्या बनती है? सामाजिक संरचना बनती है। यानी कुल मिलाकर 3 बातों पर जोर दिया रेडक्लिफ ब्राउन ने। पहला, सामाजिक संरचना की मूल इकाई कौन है? वो है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति के लिए संरचना नहीं बनी है, व्यक्ति संरचना के लिए बना है। दूसरा, व्यक्तियों के बीच में सोशल रिलेशन डेवलप होगा, तब जाके संरचना निर्मित हो पाएगी। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर व्यक्ति को हटा देंगे तो संरचना किसी काम की नहीं है, संरचना खोखली साबित हो जाएगी। परिवार की भूमिका, तभी परिवार में व्यक्ति की भूमिका है ना, व्यक्ति को हटा दीजिए तो परिवार नामक संरचना क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। ये है पूरा विचार किसका? आपके रेडक्लिफ ब्राउन का। अब यहां पे बात आती है कि संरचना भी 2 प्रकार की है। अब यहां पे संरचना के 2 प्रकार स्पष्ट किए हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने। कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछिएगा। ठीक, लाइव क्लास चल रही है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, क्योंकि बैच शुरू हुआ था 25 दिसंबर से। ठीक है, बहुत से लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि बैच कब शुरू होगा। यानी वो सोच रहे हैं कि जो हम फॉर्म भर लेंगे, लास्ट डेट फॉर्म भरने की जब निकल जाएगी हमारी, फॉर्म भरने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है। लेकिन तब तक फिर आपको बाद में फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो आखिरी के 2 और 3 महीने पहले कोर्स लेते हैं, फिर कहते हैं कि लाइव क्लासेस नहीं मिल रही हैं आपकी। तो आपकी लाइव क्लासेस के लिए इंतजार नहीं करेंगे हम। ठीक है, नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, 25 दिसंबर को बैच शुरू हो गया था। 4 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 6, 7 पूरी हो चुकी है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 शुरू हो चुकी है। तो एग्जाम 2 अगस्त को है आपका। तो आपके एग्जाम की लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, इसके हिसाब से फॉर्म पढ़ाई नहीं हो सकती है ना, इसलिए। हाँ, एक चीज और, कल टेस्ट पेपर अपलोड किया गया था, फर्स्ट पेपर का भी और फर्स्ट यूनिट का भी और आपके एमपीजीके का भी। एक बार जरूर सबने सॉल्व किया होगा। ठीक है, पेपर देखते रहा कीजिए, ऑनलाइन होते हैं। और एक और देखिएगा, उसमें एक और अपडेट कर दिया है आप लोगों के लिए, डेली एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर दी है। उसमें कल मेलिनोवस्की का पहला टॉपिक डाला गया था, डीपीपी कहेंगे उसको हम, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो डेली प्रैक्टिस पेपर एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और डेली अपलोड पेपर सॉल्व कीजिएगा। कल मेलिनोवस्की के 25 क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, आज रेडक्लिफ ब्राउन के 25 क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। यानी जो भी पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का नाम भी लिखा होगा और डीपीपी लिखा होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, 25-25 क्वेश्चन डेली। हाँ, पूछिए दीप्ति जी। हाँ, क्या है क्वेश्चन? पूछिए सर। जो ये सारे स्टेटमेंट हैं, इसमें वे क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, जितने भी स्टेटमेंट हैं हमेशा पढ़ के रखिए। ठीक है, अभी देखिए इन चीजों में मत उलझिएगा, पेपर आपका अभी तो पहले सिलेबस कवर करना है। अभी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट डेटा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि ये स्टेटमेंट मिल जाए, ये किताबें मिल जाएं। किताबें स्टेटमेंट पे नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और नोट्स अच्छे से बन गए कॉन्सेप्ट के, तो फिर आराम से तैयारी हो जाती है। क्योंकि हमारा टारगेट है 10 मई को लेकर चल रहे थे, लेकिन हमारी जो स्पीड चल रही है अभी, उस हिसाब से हम अप्रैल में कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मई, जून, जुलाई 3 महीने का समय है, और 3 महीने तक आपको सारी डेटा याद कराना है, सारे स्टेटमेंट याद कराने हैं। आसानी से हो जाएगा, कोई चीज नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन जो 25 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाएंगे एप्लीकेशन पर, उसे डेली सॉल्व करना है। ये मान के चलना है कि जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हल्के नहीं होंगे। यहाँ पे तो हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं समान क्वेश्चन करने की, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। इसलिए टफ से टफ क्वेश्चन को अधिक, क्योंकि देखिए सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं हो पाता, सारा डेटा पढ़ाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाते समय उसको एकदम याद नहीं आया, तो आपके वो क्वेश्चन के रूप में आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है,
चलिए अब आते हैं संरचना की प्रकार। तो संरचना क्या है ये क्लियर हो गया। तो रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से संरचना क्या है? पहली बात तो संरचना व्यक्ति में मूल इकाई व्यक्ति है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से संरचना बनती है, पहली बात तो ये। दूसरा, संरचना व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्ति संरचना के लिए काम करता है ताकि संरचना बनी रहे। और तीसरा, संरचना दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संरचना और एक होती है सामान्य संरचना। जो वास्तविक संरचना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है व्यक्ति, यानी जो व्यक्तियों से मिलकर बनती है उसे कहते हैं वास्तविक संरचना। अब व्यक्ति की सोच बदल सकती है, व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल सकती है, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता रहता है, इसलिए वास्तविक संरचना कैसी होती है? परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित क्यों होती है? क्योंकि भाई व्यक्तियों से बनी ना, व्यक्ति की सोच बदलती है, स्वाभाविक सी बात है। आप ऐसा नहीं रख सकते कि जीवन पर्यंत आप एक ही सोच रखें, ठीक है। जैसे चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था 1941 में, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो जीवन में कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है। जो अपने नाक की सीट पे चलते हैं, जीवन पर्यंत एक ही सोच रखते हैं, वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। तो चर्चिल ने अपनी सोच को कई बार बदला, ठीक है, समय के हिसाब से, कि जो कभी अपनी सोच नहीं बदल सकते वो जीवन में कुछ नहीं बदल सकते। यही कारण है कि व्यक्ति की हमेशा मनोवृत्ति बदलती है, सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, इसलिए वास्तविक संरचना भी क्या हो जाती है? वास्तविक संरचना भी बदलती है। क्लियर? ये पहली होती है। दूसरी होती है सामान्य संरचना। सामान्य संरचना की विशेषता क्या है? ये स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि ये समाज के नियमों से, कानून से और प्रतिमानों से बनती है। यानी समाज की वो संरचना जो समाज के नियम, मूल्य, मापदंड, कानूनों से बनी है उसे स्थायी संरचना कहते हैं या सामान्य संरचना कहते हैं। लेकिन समाज के नियम, कानून, मापदंड रातों रात नहीं बदल सकते, इसलिए इसमें स्थायित्व दिखाई देता है। लेकिन जो वास्तविक संरचना है समाज की, वो व्यक्तियों से मिलकर बनती है और व्यक्तियों की सोच और मनोवृत्ति बदलती है, इसलिए वास्तविक संरचना कैसी होती है? परिवर्तित होती है। यहां तक क्लियर हो गया? तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सामान्य संरचना और वास्तविक संरचना में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर है परिवर्तन का, क्योंकि वास्तविक संरचना व्यक्ति से बनी है इसलिए वो परिवर्तित होती है, ठीक है। सामान्य संरचना नियम, कानूनों, मापदंडों से बनी है इसलिए उसमें परिवर्तन धीमी गति से होता है, ठीक है। ये मूल अंतर है और दो प्रकार की संरचना की बात करी है रेडक्लिफ ब्राउन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया किसके बारे में? संरचना के बारे में। तो संरचना के बारे में आपको मूल विचार स्पष्ट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अब संरचना के बारे में क्या विचार प्रकट किया, थोड़ा सोच लीजिए। ये ब्राउन का विचार है संरचना के बारे में, ठीक है। तो संरचना के बारे में ब्राउन का विचार क्या है ये हमने जाना। पहली बात तो ये कि ब्राउन के हिसाब से संरचना क्या है। संरचना में की जो मूल इकाई है, संरचना की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई है व्यक्ति, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, संरचना का निर्माण किससे होता है? संरचना का निर्माण होता है व्यक्तियों से नहीं, व्यक्तियों के संबंधों से। व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संरचना बनती है, ठीक है। जैसा कि उदाहरण भी दिया कि ईंटों के या रेत के ढेर लगाने से मकान नहीं बनेगा, ईंटों को जोड़ने से मकान बनेगा। तो व्यक्तियों मूल इकाई है, लेकिन व्यक्तियों के खड़े समूह से संरचना नहीं बनती है, व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संरचना बनती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कि भाई संरचना बन चुकी है, संरचना की मूल इकाई है, व्यक्ति का संरचना में योगदान होता है, व्यक्ति संरचना के लिए महत्वपूर्ण है, संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं से मूल इकाई विचार शुरू होता है जो मेलिनोवस्की से अलग है। मेलिनोवस्की ने क्या कहा था? संरचना व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन यहाँ पे आपके रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो संरचना भी खत्म हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति का योगदान क्या है? संरचना को बनाए रखना। यानी संरचना किस पर निर्भर करती है? संरचना व्यक्तियों के योगदान पर निर्भर करती है, ठीक है, योगदान पर निर्भर करती है। यानी व्यक्ति का निर्माण किसके लिए हुआ है? निर्भर करती है, यानी व्यक्ति का अस्तित्व संरचना पर टिका हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, व्यक्ति ही संरचना को बनाता है, व्यक्ति ही संरचना की मूल इकाई है और व्यक्ति का जीवन संरचना को बनाए रखने में है। कोई दिक्कत? इसके अलावा संरचना दो प्रकार की है। एक कौन सी है? स्थायी संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? आपके सामान्य संरचना कहते हैं।
जो समाज के नियम कानूनों से बनती है, और दूसरी होती है, ठीक है, वास्तविक संरचना। वास्तविक संरचना, ठीक है, याद रखिएगा, ये किससे बनती है? ये व्यक्तियों से बनती है। तो वास्तविक संरचना बनती है व्यक्तियों से, और स्थायी यानी सामान्य संरचना बनती है समाज के नियमों और कानून परंपराओं से। नियम से, कानून से, मूल्यों से, मापदंडों से ये संरचना बनती है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए बस। ये है संरचनावाद, संरचना के वाद के संदर्भ में या संरचनात्मक प्रकारवाद के संदर्भ में इसका विचार, रेडक्लिफ ब्राउन का विचार। क्योंकि जब तक आप मेलिनोवस्की से तुलना करके इसको नहीं पढ़ेंगे, हमेशा कंफ्यूज बना रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये भी कहते हैं व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि संरचना व्यक्ति के लिए काम करती है, यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति संरचना के लिए काम करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रकारवाद। अब रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद क्या कहता है, इसे भी समझ लीजिए। तो अभी आपने देखा कि ब्राउन ने क्या कहा। ब्राउन ये कहते हैं कि जो समाज है या समाज है वो किसकी भांति है? वो जीवित इकाई की भांति है। क्लियर है? और जीवित इकाई में क्या होते हैं? हमारा जो शरीर है काय से बना है? अंगों से बना है, ऑर्गन से बना है। हर ऑर्गन के अपने काम है। तो समाज भी किससे बना है? समाज भी व्यक्तियों से बना है। सीधी सी बात है। और व्यक्ति भी क्या है? समाज का मुख्य अंग है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि समाज की हर इकाई, जैसे धर्म है, परिवार है, कानून है, ये समाज के क्या है? अंग है। ठीक है? और ये जो भी कोई काम करते हैं, इनके द्वारा किया जाने वाला काम ही क्या है? समाज को जीवित बनाए रखता है। तो समाज के जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारे लीवर है, हमारा ब्रेन है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, तभी तो शरीर चल रहा है, तभी तो हम जीवित हैं। इसमें से कोई भी ऑर्गन अगर फेल हो गया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार समाज के भी कई सारे अंग हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था है, परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, धर्म है। ठीक है? ये सब क्या है? अपने आप में ये समाज के अंग हैं। जब तक ये समाज के हर इकाई अपना काम कर रही है, तभी तक समाज की संरचना क्या होगी? बनी रहेगी। स्वाभाविक सी बात है। जैसे शरीर में फेफड़े का काम क्या है? सांस लेना, तभी हम जिंदा हैं। उसी प्रकार समाज में विवाह का काम क्या है? अगर विवाह नामक संस्था का पतन हो जाए तो क्या कभी परिवार नामक संस्था विकसित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। परिवार नामक संस्था चलती है विवाह नामक संस्था से। विवाह नामक संस्था पर टिका हुआ है नातेदारी व्यवस्था। सीधी सी बात है। परिवार नामक संस्था पर टिका हुआ है समाजीकरण, और समाजीकरण पर टिका है पूरा समाज का अस्तित्व। यानी एक ऑर्गन ने भी अपना काम नहीं किया अच्छे से, अगर धर्म ने अच्छे से काम नहीं किया, शिक्षण संस्थानों ने अच्छे से काम नहीं किया, परिवार नामक संस्था ने अगर अपने काम अच्छे से नहीं किया, तो पूरी समाज की संरचना ही ढह जाएगी। यानी समाज की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही प्रकार कहा जाता है। पहली बात तो प्रकार की परिभाषा स्पष्ट हो गई कि सामाजिक संरचना में प्रकार का मतलब क्या है। तो समाज की संरचना के इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही प्रकार कहते हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सामाजिक संरचना के जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारा शरीर में हमारे ऑर्गन काम करते हैं तभी हमारा शरीर जीवित है, उसी प्रकार समाज की संरचना की इकाइयां हर इकाई अपना अपना काम करती है, तभी समाज जीवित है। ठीक है? ये विचार है किसका? ब्राउन का। तो ब्राउन ने परिभाषा क्या दी कि प्रकार का मतलब क्या है? किसी भी सामाजिक इकाई का संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान। ये जो परिभाषा है यही एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा चुकी है। ये स्टेटमेंट एक कथन है अपने आप में प्रकार की परिभाषा कि प्रकार का मतलब क्या है। तो समाज की संरचना में प्रत्येक इकाई के द्वारा की जाने वाला वो काम जो संरचना को बनाए रखता है, उसी को कहते हैं प्रकार। जैसे धर्म की भूमिका क्या है? धर्म की भूमिका है समाज को जोड़ना, समाज में नैतिकता को बनाए रखना। लेकिन अगर धर्म भ्रष्ट हो जाए, लोगों में आस्था खत्म हो जाए, धर्म अपना कंट्रोल खत्म कर दे, धर्म की कोई भूमिका खत्म हो जाए, तो समाज में बिखराव शुरू हो जाएगा, समाज में दंगे फसाद होने लगेंगे, समाज में नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाएगा। तो धर्म की अपनी भूमिका है। क्लियर? यहां तक यही होता है प्रकार। तो ये हो गया किसके बारे में? प्रकार के बारे में। तो संरचना समझ में आ गई, प्रकार समझ में आ गया। ठीक है? अब आते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन क्या है? संरचनात्मक प्रकारवादी है। तो संरचना क्या है स्पष्ट हो गया, प्रकार क्या है ये स्पष्ट हो गया, दोनों को जोड़िए। अब मान लीजिए आप शरीर का भी अध्ययन करते हैं और शरीर के अंगों का भी अध्ययन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक डॉक्टर पहले शरीर का ऊपर से देखता है कि भाई व्यक्ति चल कैसे रहा है। ठीक है? आपको बुखार आ रहा है, आपकी आंखों में लालपन आ रहा है, या खांसी हो रही है,
या बाल झड़ रहे हैं या नाखून सफेद हो रहे हैं, आंखें पीली हो रही हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाखून आंखें पीली हो रही हैं, इसका मतलब उसको पीलिया हो गया है, इसका मतलब उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। यानी पहले डॉक्टर ने क्या देखा, पहले डॉक्टर ने शरीर को देखा, ठीक है, फिर उसके हिसाब से अनुमान लगाया कि शरीर का ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑर्गन एक अलग चीज हो गई और शरीर एक अलग चीज हो गया। स्वाभाविक सी बात है, शरीर को देखकर ऑर्गन का अनुमान लगाया गया। अगर व्यक्ति बहुत तेजी से हाँफ रहा है या उसको लंबे समय से खांसी है, इसका मतलब उसके ऑर्गन्स, उसके लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, यही तो होगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि समाज की संरचना में दो भागों में हमें दो तरीकों से देखने को मिलती है। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और प्रकारों को आपस में जोड़ दिया कि जब आप समाज की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, सामाजिक स्वरूप शास्त्र। यानी समाज की संरचना, उसके विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है जब, तो इसे स्वरूप शास्त्र कहते हैं, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन जब आप समाज की इकाइयों के प्रकारों को अध्ययन करते हैं, जब संरचनाओं के प्रकारों का अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सोशल फिजियोलॉजी कहते हैं, शरीर शास्त्र कहते हैं। आया समझ में? जब आप किसी व्यक्ति के शरीर की मूवमेंट को समझ रहे हैं, ठीक है, वो चल कैसे रहा है, वो दौड़ कैसे रहा है, वो हाँफ रहा है कि नहीं हाँफ रहा है, उसे खांसी तो नहीं है, उसकी आंखों का रंग पीला तो नहीं है, उसके बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, यानी आप केवल समाज की संरचना को देख रहे हैं, तो उसे कहेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी। लेकिन आपने पीलिया, आंखें पीली हो गई हैं, नाखून पीला हो गया है, इसका मतलब लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपने लीवर की फंक्शन को समझने की कोशिश के लिए टेस्ट कराया, तो उसे कहेंगे सोशल फिजियोलॉजी, सोशल आपके फिजियोलॉजी। क्लियर हुआ? तो सोशल मॉर्फोलॉजी क्या है, संरचना का अध्ययन, और सोशल फिजियोलॉजी क्या है, संरचना के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन। कोई दिक्कत इसमें? यही है दो कॉन्सेप्ट। तो संरचनात्मक प्रकारवाद और संरचनात्मक प्रकारवाद को जोड़ते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने दो विचारों को रखा कि जब संरचना का अध्ययन करोगे तो सोशल मॉर्फोलॉजी, लेकिन संरचना की इकाइयों के कार्यों का अध्ययन करोगे तो उसे कहेंगे सोशल फिजियोलॉजी। यहां तक क्लियर? ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कभी समस्या पैदा कर देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आते हैं प्रकारात्मक एकता। प्रकारात्मक एकता क्या होती है? वही समाज के सभी ऑर्गन क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इसी को प्रकारात्मक एकता कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हृदय हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, वो पंप करता है, लंग्स तक पहुंचाता है, महाधमनी के द्वारा, महाशिरा के द्वारा हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है, ठीक है, फिर ब्लड हमारा हार्ट जो है इसी साफ रक्त को, ठीक है, पूरे शरीर के ऑर्गन तक पहुंचाता है। फिर रक्त घूमता हुआ किडनी तक पहुंचता है, किडनी रक्त को छानती है, ठीक है, उसमें से बिलुरुबिन निकाल लेता है लीवर, ताकि आपको पीलिया ना हो जाए। तो सारा हर ऑर्गन अपने स्तर पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी ऑर्गन अगर काम ना करे तो क्या शरीर स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी हर ऑर्गन के कार्यों को अगर आप मिला दें तो क्या बन जाता है? प्रकारात्मक एकता बन जाती है। यानी जब समाज के सभी अंग मिलकर काम करते हैं और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इसी को प्रकारात्मक एकता कहते हैं। लेकिन ये एकता बनी कैसे रहेगी? सीधी सी बात है, ये एकता कैसे बनी रहेगी? आपके सारे ऑर्गन, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है ब्रेन। अगर ब्रेन अपने से अच्छे से काम ना करे तो सारे ऑर्गन अपने आप फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार समाज में प्रकारात्मक एकता को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका होती है समाज के नियमों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की। अगर ये रीति रिवाज परंपराएं मूल्य ना हो तो समाज की प्रकारात्मक एकता कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे हम देखते हैं कि पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन हुआ, 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ प्रयागराज में। 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो 60 करोड़ लोगों को जोड़ा किसने? एक आस्था से, वो है धर्म ने, वो है मूल्य ने, मापदंड ने, परंपरा ने। यानी 60 करोड़ लोगों के विचारों को जोड़ा किसने है? परंपराओं ने। अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग जातियों, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, लेकिन सबको जोड़ा, चाहे दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मध्य हो, सबको एक जगह पर लेके आ गए 60 करोड़ लोगों को। कल्पना कीजिए, ठीक है, ये है अपने आप में धर्म की ताकत। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि समाज के नियम चलते हैं, समाज परंपराओं से चलता है। तो प्रकारात्मक एकता पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? नियमों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की। और जिस भी समाज में नियम, रीति रिवाज, परंपराएं समाप्त होने लगेंगे, नियमों का, समाज की रीति रिवाजों का, परंपराओं का पतन होने लगेगा, उस समाज की प्रकारात्मक एकता क्या हो जाएगी? खंडित हो जाएगी, वो समाज बिखरने लगेगा।
ठीक है, यही होता है प्रकारात्मक एकता के बारे में। चलिए, अब भाई समाज अपना काम कर रहा था, प्रकारात्मक एकता बनी हुई है, क्यों? क्योंकि समाज में नियम है, स्वाभाविक सी बात है। आपके शरीर के ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका शरीर अच्छे से काम करेगा, ठीक है, शरीर का ढांचा अच्छा बना रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या हो गया? आप रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं। अगर आपको लंबे समय से खांसी है तो मतलब आपको टीबी हो गया है, आपके लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स में इंफेक्शन हो गया है। अगर आपकी आंखों का रंग पीला हो गया है, नाखून पीले हो गए हैं, इसका मतलब आपको पीलिया हो गया है। स्वाभाविक सी बात है। तो यानी हमारे शरीर के ऑर्गन अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसी हिसाब से तय होता है शरीर की संरचना कैसी होगी, शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, हम कैसे तय करेंगे? शरीर की अंगों के कार्यों के आधार पर। उसी प्रकार दो शब्द दिए हैं संरचना को लेकर, संरचना के प्रकारों को लेकर रैडक्लिफ ब्राउन ने। तो उन्होंने कहा कि यूनोमिया और डिसनोमिया। यूनोमिया क्या होता है? जब समाज की संरचना क्या होती है? स्वस्थ होती है, सभी ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं, सभी ऑर्गन के बीच में सहयोग होता है, इसे हम कहते हैं जीवित रखने का प्रयास करती हैं। शरीर के सभी ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, शरीर के सभी ऑर्गन में अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, यानी समाज की सभी इकाइयों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, समाज की सभी इकाइयां प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? यूनोमिया कहेंगे। लेकिन जब समाज की इकाइयां रोगग्रस्त हो जाएं, संरचना रोगग्रस्त हो जाए, अंगों में सहयोग खत्म हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसे हम कहेंगे कि समाज बीमार हो गया है, समाज की संरचना बीमार हो गई है, क्योंकि ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। समाज के जो अंग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। विवाह नामक संस्था बिखर रही है, परिवार नामक संस्था बिखर रही है, धर्म नामक संस्था बिखर रही है। तो इसका असर संरचना पे पड़ेगा और संरचना बीमार हो जाएगी, इसे कहा जाएगा डिस्नोमिया। तो समाज की संरचना का रोगग्रस्त होना डिस्नोमिया है और समाज की संरचना का स्वस्थ होना यूनोमिया है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों प्रश्न जो शब्दावली है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नातीदारी व्यवस्था। यहां तक क्लियर हुआ? जितना हो सके हम सिंपल भाषा में विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रैडक्लिफ ब्राउन के विचारों को, क्योंकि संरचनात्मक प्रकारवाद, ठीक है, या आपके संरचनावाद, संरचनावादी, कई सारे विचारक है, अभी हम नेडल पढ़ेंगे, ठीक है, कई सारे विचारक उभर कर सामने आते हैं। तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मूल विचार लोग क्या है, सबसे बड़ी समस्या, लोग रट्टा मारते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी रट्टा मारने पे नहीं है, हर व्यक्ति के विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ाव होता है। जब आप रैडक्लिफ ब्राउन पढ़ते हैं प्रकारवाद, तो मेलिनोवस्की का प्रकारवाद भी आपने पढ़ा होना चाहिए और आपको दुर्खिम का प्रकारवाद भी पढ़ा होना चाहिए। जब तक आप दोनों के प्रकारवाद को नहीं पढ़ेंगे तब तक अव्यवस्था बनी रहेगी, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो केवल रट्टा नहीं मानना है, किताबों को रट्टा मान लिया, बहुत से लोग इसी में लगे रहते हैं कि सर आपने किताबों के सन नहीं बताए। अरे थोड़ा बहुत किताबों के सन से काम नहीं चलेगा, किताब तो पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए कम से कम। ये सब वो 8 किताब बताई थी, उसमें तो किताबें 15 किताबें थी, तो अगर 8 आपको बताइए तो 7 आप भी तो पढ़िए। अगर यहाँ 15 किताबों की लिस्ट पढ़ के सुनाई जाएगी तो फिर जो काम तो घर में आप कर सकते थे, इस काम को जरूरत ही नहीं थी फिर आपको ज्वाइन करने की क्लास। कि आपको मैंने 8 किताब बताई है, लेकिन किताब में आपको 15 मिली है, तो बाकी 7 क्यों नहीं बताई आपने? तो कुछ तो अपने स्तर पे कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रैडक्लिफ ब्राउन समझ में आया नहीं, लेकिन रैडक्लिफ ब्राउन की सारी किताबें याद कर ली हैं। तो रैडक्लिफ ब्राउन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो संरचना क्या कहते हैं, प्रकार के बारे में क्या विचार है उनके, प्रकारात्मक एकता क्या होती है, यूनोमिया डिसनोमिया क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने 15 किताबें लिखी हैं, तो 15 किताबों के सन हमने याद कर लिए हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ डेथ हुई थी, हमने ये याद कर लिया है। इससे काम नहीं चलेगा ना, ये जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए अब आती है नातीदारी, ठीक है। अब यहाँ पे रैडक्लिफ ब्राउन नातीदारी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे तो हम भारत में नातीदारी की जब बात करते हैं तो हम डॉक्टर कापड़िया के बारे में और आपके ठीक है, भारत की जो सबसे पहली महिला समाजशास्त्री है इरावती कर्वे, उनके विचारों को समझते हैं। लेकिन रैडक्लिफ ब्राउन ने नातीदारी को भारतीय संदर्भ में देखे या दुनिया के किसी भी संदर्भ से अलग हट के देखा है। उन्होंने सामाजिक संरचना को बनाए रखने वाले कारक के रूप में देखा है नातीदारी को, कि नातीदारी व्यवस्था समाज की संरचना को कैसे बनाए रखती है। थोड़ा सा पीछे जाइए, हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? समाज की संरचना व्यक्तियों से बनती है और व्यक्तियों के संबंधों से बनती है। तो रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं वो किससे तय होते हैं? वो तय होते हैं नातीदारी व्यवस्था से। तो व्यक्तियों के बीच संबंधों को तय करने में नातीदारी का योगदान है। अगर नातीदारी व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं बनेंगे, और व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं बनेंगे तो कभी भी संरचना विकसित नहीं हो सकती। यानी संरचना का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है?
लोगों के संबंधों पर, और लोगों के संबंध किस पे तय होते हैं? नातेदारी व्यवस्था से। इसलिए नातेदारी व्यवस्था को सामाजिक संरचना की स्थापना में, सामाजिक संरचना के अस्तित्व के लिए आवश्यक माना है किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। यहां तक क्लियर हुआ? अब ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध है या रिश्तेदार है। यानी एक ऐसे रिलेशन, नातेदारी व्यवस्था में उन संबंधों को शामिल किया जाता है जिसे समाज ने मान्यता प्रदान की हुई है। यानी इसमें मान्यता प्राप्त रिश्तों को ही नातेदारी व्यवस्था में शामिल किया जाता है। ये विचार किसका है? ये विचार है रेडक्लिफ ब्राउन का। ठीक है। और ये जो संबंध होते हैं वो किस आधार पर बनते हैं? ये संबंध दो आधार पर बनते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। क्लियर? तो नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार के संबंधों की जिक्र तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नातेदारी में दो प्रकार की श्रेणियां होती है संबंधों की, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। तो ये रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दो प्रकार की नातेदारी का उल्लेख भी किया है किसने? आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। लेकिन रक्त संबंधी क्या होता है, विवाह संबंधी क्या होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि नातेदारी काम कैसे करती है, संरचना को बनाए कैसे रखती है, ये महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। तो ब्राउन कहते हैं कि इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को सामाजिक संरचना में किस प्रकार से योगदान देती है, इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया। कहां पर अध्ययन किया? अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया और यह स्पष्ट किया कि नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, केवल उन्हीं संबंधों को शामिल किया जाता है जो समाज में मान्यता प्राप्त होते हैं। और ये नातेदारी व्यवस्था समाज में दो प्रकार की एकता पैदा करती है ताकि सामाजिक संरचना बनी रहे। ये दो प्रकार की एकता कौन सी है? पहली एकता होती है, याद रखिए, इसे कहते हैं सहोदर एकता, और दूसरी होती है वंश एकता, यानी कजिन यूनिटी या सिबलिंग यूनिटी कहते हैं, और दूसरा होता है डिसेंट यूनिटी। तो सिबलिंग या कजिन यूनिटी नंबर एक, और दूसरा डिसेंट यूनिटी। ये दो प्रकार की जो एकताएं हैं नातेदारी संबंधों ने, इसी संबंधों से संरचना का अस्तित्व बना रहता है। ये किसका विचार है? रेडक्लिफ ब्राउन का विचार है। सबसे पहले हम देखें, ठीक है, वो है आपकी सहोदर एकता। सहोदर एकता मतलब कजिन यूनिटी या सिबलिंग यूनिटी कहते हैं। ये क्या होती है? तो सामाजिक संरचना में, ठीक है, सहोदर एकता के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन का यह कहना था कि सहोदर एकता या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप या कजिन रिलेशनशिप किसी भी समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक ताने बाने का हिस्सा होती है। यह समाज की संरचना को, संगठन को स्थिरता प्रदान करती है। हमें जरूरत नहीं है पूरी थ्योरी पढ़ने की, कॉन्सेप्ट को समझिए कि भाई नातेदारी व्यवस्था क्या है। इसमें केवल उन संबंधों को शामिल किया जाएगा जिन्हें समाज ने मान्यता दी हुई है, पहली बात। दूसरी, नातेदारी में दो प्रकार के संबंध बनेंगे। नातेदारी दो प्रकार के संबंधों से बनेगी, विवाह से और रक्त संबंधों से। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नातेदारी में दो प्रकार की एकता होती है, सिबलिंग यूनिटी जिसे हम कजिन यूनिटी कहते हैं, और दूसरा डिसेंट यूनिटी यानी वंश एकता होती है। जब परिवार के सदस्यों के बीच में भाई बहनों के संबंध जो होते हैं, इससे परिवार में क्या होती है, इससे एक यूनिटी पैदा होती है जिसे सिबलिंग यूनिटी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके सिबलिंग यूनिटी या कजिन यूनिटी कहते हैं, ताकि ये परिवार नामक संरचना बनी रहे। क्योंकि परिवार समाज की मूल इकाई है, परिवार नामक संस्था बनी रहेगी तभी तो समाज की संरचना बनी रहेगी। तो परिवार में एकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की यूनिटी आवश्यक होती है नातेदारी व्यवस्था में। और दूसरी होती है डिसेंट यूनिटी। डिसेंट यूनिटी क्या होती है? एक ऐसी यूनिटी जिसमें हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हमें पारंपरिक रूप से परंपराएं हमें आपस में जोड़ देती हैं। यानी पारंपरिक समाजों में क्या होता था, वंश के आधार पर लोग जुड़े होते थे, कबीले होते हैं, ठीक है भाई, समुदाय है, कबीला है, ये सब क्या है, भले वो एक दूसरे के सगे संबंधी नहीं है, लेकिन कबीलों में एक ही परंपरा है, परंपरा के द्वारा, मूल्य के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं कि हम सभी भील हैं, हम सभी गोंड हैं, हम सभी कोरकू हैं। ये जो सोच होती है, ये समाज को एक करती है। इस प्रकार की जो एकता होती है इसे कहते हैं वंश एकता, डिसेंट एकता, डिसेंट यूनिटी। तो ये सिबलिंग यूनिटी और डिसेंट यूनिटी, यही दो यूनिटी हैं जो नातेदारी व्यवस्था को बनाए रखती हैं, और यही नातेदारी व्यवस्था पूरी समाज की संरचना को बनाए रखती है। तो नातेदारी को उन्होंने इरावती कर्वे या डॉक्टर कापड़िया के दृष्टिकोण से नहीं देखा है, ठीक है, परिहार परिहार संबंधों के रूप में नहीं देखा है, बल्कि उसे समाज की एकता के लिए, संरचना की एकता के लिए, संरचना को बनाए रखने के साधन के रूप में देखा है नातेदारी व्यवस्था को। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। क्लियर यहां तक? तो ये है रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनावाद संबंधी विचार, प्रकारवादी विचार, प्रकारात्मक एकता, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, ठीक है, और नातेदारी व्यवस्था को लेकर इनके जो विचार हैं। यहां तक कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछिए।
ठीक है, आया समझ में? जो भी डाउट है पूछिए सभी लोग। चलिए अब हम देखते हैं फील्ड वर्क के बारे में। रेडक्लिफ ब्राउन फील्ड वर्क पर क्या विचार प्रकट करते हैं, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन को जो पहली स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, वो पहली स्कॉलरशिप में ही उनको फील्ड वर्क करने का बहुत मौका मिला। उन्होंने भारत में आकर 1906 से 1908 के दौरान भारत में आकर अंडमान निकोबार में अध्ययन किया, फील्ड वर्क किया। तो फील्ड वर्क के बारे में इनका विचार क्या है? तो पहली बात तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के रेडक्लिफ ब्राउन ने, बार बार रॉबर्ट रेडफील्ड आता है, गलत मत समझिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन की बात हो रही है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया में और अंडमान निकोबार में, अफ्रीका में, इन तीन देशों, तीन महाद्वीपों में, तो इंडिया की जब बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका में अध्ययन किया और ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन किया। इन तीन महाद्वीपों में अध्ययन किया है, अपना फील्ड वर्क किया है। और कौन सी किताब लिखी? द अंडमान आइलैंड, 1922 में किताब लिखी थी भारत के संदर्भ में। और भारत में अंडमान लोगों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी लिखी 1952 में, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने समाज की संरचना को समझा फील्ड वर्क के द्वारा। तो जो उन्होंने अपना तीन महाद्वीपों में जो अध्ययन किया है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, भारत एशिया महाद्वीप में आता है इसलिए हम महाद्वीप को रूप में देखेंगे, तो इन तीन इलाकों में अध्ययन करके जो इनका विचार है, उस विचार का सार कहां पे लिखा है? इन्होंने इस किताब के माध्यम से लिखा। तो फील्ड वर्क महत्वपूर्ण होता है किसका? किसी भी विचारक का। तो कभी कभी बड़ा बेसिक क्वेश्चन बनता है, जैसे हम देखते हैं दुर्खिम ने अध्ययन किया था अनूटा जनजाति का, ठीक है, ट्रोबियांडर द्वीप समूह पर अध्ययन किया था मेलिनोवस्की ने। ऐसे ही रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया अफ्रीका की बांटू जनजाति का और थांगू जनजाति का, और भारत में अंडमान निकोबार में अध्ययन किया। तो फील्ड वर्क आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी भी समाजशास्त्री ने फील्ड वर्क का अध्ययन किया है या फील्ड वर्क किया है तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप जानते हैं कि जब भारत से लौटकर जब उन्होंने अंडमान निकोबार का अध्ययन किया, उसके बाद ये ब्रिटेन वापस आ गए और ब्रिटेन में ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने आपने पढ़ाना शुरू किया। तो ट्रिनिटी कॉलेज में जब पढ़ाने के दौरान इन्होंने समाजशास्त्र की एक शाखा से जुड़े, इसका नाम क्या था? तुलनात्मक समाजशास्त्र। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र में आज भी रेडक्लिफ ब्राउन का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा? अगर हमें समाज को समझना है तो क्या होगा? हमें अलग अलग समाजों की तुलना करनी चाहिए ताकि हम यूनिवर्सल नियम खोज सकें। क्या खोज सके? यूनिवर्सल नियम, यानी वो नियम जिस पर दुनिया के सभी समाज चलते हैं। हमें हमेशा यही पढ़ाया गया कि हर समाज के अपने नियम होते हैं, हर समाज के अपने मूल्य मापदंड होते हैं। लेकिन आपके रेडक्लिफ ब्राउन का विचार ये था कि दुनिया में भले ही अलग अलग नियम होते होंगे, विचार होते होंगे, लेकिन एक बेसिक नियम तो होगा, यूनिवर्सल लॉ तो कोई ना कोई होगा। जैसे पूरा ब्रह्मांड फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों पर चलता है, मैथमेटिक्स के कुछ सिद्धांतों पर चलता है, ऐसे ही दुनिया के सभी समाज कुछ बेसिक नियमों का पालन करते हैं। उस बेसिक नियम को खोजना जरूरी है। उस बेसिक नियम को, यूनिवर्सल लॉ को अगर आपको खोजना है तो आपको समाज में क्या करना होगा? कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी, ठीक है। आप केवल एक ही समाज का अध्ययन करके समाज के यूनिवर्सल लॉ को नहीं खोज सकते कि समाज, दुनिया के सभी समाज कुछ बेसिक नियमों पर चलते हैं। तो बेसिक नियम क्या है, इसको ऐसा समझिए, थोड़ा सा देखिए। अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है और मानव शास्त्र भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी, तो दुनिया में ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया में हर जगह पिरामिड मिलते हैं आपको? पिरामिड केवल मिस्र में नहीं मिलते हैं, दुनिया के हर देश में पिरामिड मिलते हैं आपको। ऐसा क्यों हुआ? जबकि वो लोग आपस में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन पिरामिड दुनिया के हर महाद्वीप पर मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ? ये महत्वपूर्ण विचार है अपने आप में कि दुनिया के सभी देशों में पिरामिड क्यों मिले हैं। दुनिया के बहुत से देशों में मम्मी कल्चर क्यों मिला है, बहुत से देशों में, भारत में भी मिला है, ब्रजहोम इलाकों में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही होता है कि भाई ऐसा क्या विचार था जो सब लोगों की एक कॉमन जानकारी थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण विचार, जबकि वो लोग जो आपस में कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनके विचारों में एकता कैसे आ गई। तो ये जरूरी है कि समाज में कुछ यूनिवर्सल लॉ होते हैं, बस इन्हें खोजना बहुत जरूरी है। तभी हम बिना, और ये खोजने के लिए हमें समाजशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, अलग अलग समाजों को समझना होगा, ठीक है। एनार्की ब्राउन का मतलब क्या है? कैम्ब्रिज में अपने क्रांतिकारी और लीग से हटकर विचार प्रकट किए, इसलिए इनको एनार्की कहा गया, अराजकतावादी कहा गया, ठीक है, याद रखिए। कट्टरपंथी कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि एनार्की ब्राउन क्यों कहा जाता है। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र की नींव नहीं रखी है, तुलनात्मक समाजशास्त्र को प्रोत्साहन दिया है किसने? आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। चलिए अब आता है महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, दो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है आपके रेडक्लिफ ब्राउन के। पहला स्टेटमेंट है कि सामाजिक संरचना के अंग स्वयं मनुष्य ही है,
ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है रेडक्लिफ ब्राउन का। क्लियर? ये जितना स्टेटमेंट छोटा होता है उतना एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। एक छोटा सा स्टेटमेंट पूरे पेपर को बिगाड़ सकता है। याद रखिएगा कि सामाजिक संरचना का अंग स्वयं मनुष्य ही है। ये किसका स्टेटमेंट है? रेडक्लिफ ब्राउन का स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट आता है और फिर 4 ऑप्शन आते हैं, दुर्खिम, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन या टॉर्केट पार्सन। अब पेपर बिगड़ता है, क्यों? क्योंकि अधिकतर विद्वान इसमें से प्रकारवादी हैं। अब हमारा दिमाग सही से समझ नहीं पाता उस समय कि स्टेटमेंट है किसका। ठीक है, हमने पढ़ा होता है कि भाई समाज में संरचना में व्यक्ति को महत्व दिया है किसने? आपके मेलिनोवस्की ने। और ये स्टेटमेंट पढ़ के ऐसे लगता है कि व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, बस हम लगा के आते हैं मेलिनोवस्की और पेपर बिगड़ जाता है। यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको केवल अंग की भांति देख रहे हैं, ऑर्गन की भांति देख रहे हैं कि वो केवल शरीर का एक अंग मात्र है, वो शरीर नहीं है। याद रखिए, अंग तो कई सारे होते हैं ना, तो एक ही अंग को आप महत्व नहीं दे सकते। तो समाज के व्यक्ति को समाज की संरचना का केवल अंग माना है, जो समाज की संरचना को बनाए रखने में योगदान दे रहा है। समाज की संरचना उसके लिए काम नहीं करेगी, याद रखिएगा। इसलिए संरचना को महत्व दिया है, ना कि अंग को, ना कि मनुष्य को। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट है कि मैं इतिहास की खोज नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के नियमों की खोज कर रहा हूं। ये क्यों कहा? तो रेडक्लिफ ब्राउन का यह कहना था कि हमें अतीत का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम अतीत को नहीं समझ रहे हैं, अतीत को नियमों को खोजना होगा, जो नियम आज भी हमारे समाज में चल रहे हैं। तो समाज नियमों में से चलता है। प्राचीन राजवंशों से, राजा महाराजाओं का स्टडी करने से कुछ नहीं होगा। आपको नियमों को खोजना होगा कि उस समय कौन से नियम थे जो समाज को चला रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से नियम थे, मौर्य काल में कौन से नियम थे, कुषाण काल में कौन से नियम थे, गुप्त काल में कौन से नियम थे, वैदिक काल में कौन से नियम थे। जब तक आप नियमों की खोज नहीं करेंगे तब तक आप समाज के यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियमों की खोज नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है आपके रेडक्लिफ ब्राउन का। अब आते हैं मूल्य की बात करें तो मूल्य पे बहुत एक सामान्य से विचार की बात करी है रेडक्लिफ ब्राउन ने कि मूल्य क्या है? कोई भी वस्तु जो समाज के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, जिस पर समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। अगर वो मूल्य नहीं होंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। यानी हर वो चीज जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए अनिवार्य है, समाज उसी पर टिका हुआ है, उसी को मूल्य कहा है। ये मूल्य की सबसे सामान्य परिभाषा रची है किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। क्या? कि जो भी कोई वस्तु समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है वो क्या होती है? मूल्य होती है। क्लियर? ये मूल्य की परिभाषा हो गई। ब्राउन कहते हैं कि अनुष्ठान क्या करते हैं? मूल्य को बनाए रखते हैं। ये अलग स्टेटमेंट हो गया। ये तो क्लियर हो गया मूल्य क्या है। समाज के अस्तित्व के लिए जो भी वस्तु समाज के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है उसे मूल्य माना है। लेकिन ये मूल्य बने क्यों हैं? ये बने हैं अनुष्ठान के द्वारा। जैसे आप देखते हैं कल भी होली है, ठीक है, तो एक अनुष्ठान है। जो उत्सव होते हैं ये भी अनुष्ठान है, पर्व होते हैं ये भी अनुष्ठान है, ठीक है। तो हमेशा अनुष्ठानों के माध्यम से क्या किया जाता है? मूल्यों को बनाए रखा जाता है। क्लियर? तो ये अनुष्ठान ही मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। किसका स्टेटमेंट है? रेडक्लिफ ब्राउन का स्टेटमेंट है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार के स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, स्टेटमेंट को हमेशा थिंकर के साथ पढ़िएगा। कभी लिस्ट बना के मत पढ़िएगा कि 550 आपने 500 स्टेटमेंट पढ़ ली याद करने के लिए, कभी याद नहीं कर पाएंगे। हमेशा थिंकर से अलग हटके स्टेटमेंट पढ़िए। एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें हर थिंकर की किताब और हर थिंकर का स्टेटमेंट को लिखते जाइए। जब भी आप पढ़ते जाएंगे कुछ भी नया मिलता जाए उसमें नोट करते जाइए उस थिंकर के बारे में। जब भी कोई विचारक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कॉपी बना लीजिए, हर एक 2 पेज छोड़ छोड़कर सब में थिंकरों के नाम लिख लीजिए। और जब भी पढ़ने के दौरान थिंकर का नाम आ जाए, कोई किताब आ जाए, कोई विचार आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए, तुरंत उसमें लिखिए। जितना आपके नोट्स को क्लास आप डाइवर्सिफाई करेंगे कि एक में केवल कॉन्सेप्ट लिखे हैं, एक में केवल किताबों के नाम लिखे हैं, एक में केवल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उतनी ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आप जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं साथ में डेटा भी आता है तो फिर आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप डेटा बात करते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग हट जाता है। तो हमेशा 3 प्रकार की कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, 3 टाइप की कॉपी बनाइए। एक में केवल किताबों के नाम, एक में केवल डेटा है, एक में केवल स्टेटमेंट है और एक में केवल कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट वाली चीजों को हमेशा अपने मूल विचार लिखिए। जो आपने समझा है उसे सर्कल मेथड का इस्तेमाल कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए इस तरीके से। ये नहीं कि पूरी पीपीटी को उतार दिया, ये नहीं कि पीडीएफ जो अपलोड की गई है आपके एप्लीकेशन पर आपने पीडीएफ उतार लिया और सोच लिया कि हमारे नोट्स बन गए। नोट्स ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है तो ये है आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना और समझने का प्रयास किया किसके बारे में? रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। अब रेडक्लिफ ब्राउन की जब बात आती है तो इनकी तुलना स्वाभाविक सी बात है मेलिनोवस्की से होगी।
और बिना तुलना के अगर आप मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन को बिना तुलना के पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। दोनों के बीच की तुलना बहुत जरूरी है। पहला विचार, मैलिनोवस्की का प्रकारवाद क्या है? व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि संरचना व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है, यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है और संरचना व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। जबकि ब्राउन कहते हैं कि नहीं, ठीक है, समाज की संरचना को बनाए रखने पर केंद्रित है, यानी समाज की संरचना को बनाए रखने में व्यक्ति का जो योगदान है ये प्रकार है, यानी समाज की संरचना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण नहीं है। यहीं पे दोनों के विचारों में विरोधाभास पैदा होता है, तो दोनों के विचार विपरीत हो जाते हैं। यानी मैलिनोवस्की के हिसाब से व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज की संरचना महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब दोनों में अंतर देखिए, इनके हिसाब से व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इनके हिसाब से समाज या संरचना महत्वपूर्ण है। देखिए, मैलिनोवस्की कहते हैं कि संस्कृति व्यक्ति की जरूरतों को पैदा करती है, रेडक्लिफ कहते हैं कि संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। तो जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संस्कृति है समाज की, वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसने कहा था? मैलिनोवस्की ने कहा था। पढ़ा था हमने मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत। और ब्राउन कहते हैं कि नहीं, संस्कृति या संस्थाएं व्यक्ति के लिए काम नहीं करती हैं, वो सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। धर्म है, शिक्षा है, परिवार है, विवाह है, ये सभी संस्थाएं व्यक्ति के लिए काम नहीं करती हैं, संरचना को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। जबकि मैलिनोवस्की कहते हैं कि नहीं, धर्म है, शिक्षा है, विवाह है, परिवार है, ये व्यक्ति के लिए काम करती हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं कहीं ना कहीं जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मनोवैज्ञानिक और जैविक आवश्यकताएं, इसे पूरा करती है आपकी संरचना। जबकि ये कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं चीजों को, व्यक्ति की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं, सोशल आपके कहीं ना कहीं सामाजिक संदर्भ में देखते हैं संरचना को, ना कि किसी जैविक इकाई के रूप में या आपके जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन के रूप में। मैलिनोवस्की कहते हैं कि व्यक्ति के डर और चिंता को दूर करती है, ठीक है, संरचना। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि लोगों को आपस में जोड़ती है, सामाजिक एकता पैदा करती है संरचना। तो संरचना के जो काम होते हैं, याद रखिए, संरचना का काम क्या है? व्यक्ति के अंदर डर, जो चिंता है, उसे दूर करना। कल हमने पढ़ा था धर्म, विज्ञान और जादू, ये व्यक्ति के अंदर के डर और उसको चिंता को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। जबकि ठीक है, यहाँ पर क्या भूमिका है? अगर इसको हम कहें कि धर्म की भूमिका क्या है, तो धर्म की भूमिका क्या है? तो मैलिनोवस्की के हिसाब से धर्म क्या है? व्यक्ति के अंदर डर और चिंता को दूर करने का माध्यम है। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से धर्म क्या है? लोगों के बीच में सामाजिक एकता पैदा करने का माध्यम है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर मैलिनोवस्की व्यक्ति की आवश्यकताओं से जोड़कर देखते हैं हर चीज को, और रेडक्लिफ ब्राउन हमेशा समाज की संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से देखते हैं हर काम को। मैलिनोवस्की कहते हैं कि ये आवश्यकताओं पर आधारित प्रकारवाद है, इसी कारण इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है मैलिनोवस्की को। जबकि ये है संरचनात्मक प्रकारवादी, यानी संरचना के प्रकार, संरचना को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको संरचनात्मक प्रकारवादी कहा जाता है। ये मूल अंतर है दोनों के विचारों में। इसलिए एक बार कम से कम कोशिश कीजिएगा कि पहले मैलिनोवस्की को पढ़िए, फिर रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़िए, और दोनों को पढ़ने के बाद फिर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको पिछले लेक्चर में मैलिनोवस्की डिटेल में पढ़ाया गया था पूरा, और तो वैसे डिटेल में पढ़ाते हैं हम, लेकिन मैलिनोवस्की इसलिए पहले पढ़ाया ताकि रेडक्लिफ ब्राउन पढ़ना आसान लगे आपको। क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन अगर पहले पढ़ लिया होता और बाद में मैलिनोवस्की पढ़ते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, कि दोनों में फिर समस्या पैदा होती कि कौन व्यक्ति है और कौन संरचना को महत्व देता है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आ रहा समझ में सबको? तो ये है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा इसके बारे में, रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। बीच बीच में बार बार कभी कभी रॉबर्ट रेडफील्ड नाम आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड एक अलग विचारक हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र में आपने उनको पढ़ा था, लेकिन कभी कभी नाम बीच में आ जाता है रॉबर्ट रेडफील्ड, जबकि सही नाम क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए, अब रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से सामाजिक संरचना की प्रकृति क्या है? थोड़ा 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रेडक्लिफ ब्राउन पर। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की प्रकृति क्या है? अमूर्त और अपरिवर्तनीय, मूर्त और व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था, केवल एक मनोवैज्ञानिक विचार, संस्कृति का एक अदृश्य हिस्सा। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की प्रकृति कैसी है? क्या सामाजिक संरचना अमूर्त होती है? नहीं, सामाजिक संरचना व्यक्ति से बनी है और व्यक्ति को देखा जा सकता है, इसलिए सामाजिक संरचना को मूर्त माना है रेडक्लिफ ब्राउन ने। लेकिन सही आंसर आएगा कि सामाजिक संरचना कैसी है? मूर्त है और व्यक्तियों के बीच संबंधों से बनती है।
ब्राउन द्वारा प्रतिपादित डिस्नोमिया की अवस्था समाज के किस पक्ष को दर्शाती है? तो दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, यूनोमिया और डिस्नोमिया। यूनोमिया मतलब जब समाज की संरचना क्या होती है, स्वस्थ होती है, समाज की सभी इकाइयां अपने कार्य को कर रही होती हैं और सभी इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सहयोग की भावना होती है, इसे कहते हैं यूनोमिया। लेकिन जब समाज की संरचना रोगग्रस्त हो जाए, रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, या समाज की इकाइयां के बीच में जो कार्य हैं, ठीक है, वो क्या हो सके, उनमें बीच में सहयोग की भावना खत्म हो जाए, इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए, तो संरचना बीमार हो जाती है, इसे कहते हैं डिस्नोमिया। तो डिस्नोमिया क्या है? डिस्नोमिया है संरचना का रोगग्रस्त हो जाना, जहां अंगों के बीच में सहयोग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? व्यक्ति की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूरा करने के रूप में नहीं। ये पहली लाइन तो मेलिनोवस्की के प्रकारवाद की विशेषता है, ना कि रेडक्लिफ ब्राउन की। दूसरा, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक इकाई के योगदान के रूप में, सामाजिक प्रतीकों अर्थों की व्याख्या के रूप में, समाज के ऐतिहासिक विकास के चरणों के रूप में। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार क्या है? प्रकारवाद है संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इकाइयों के द्वारा किए जाने वाला योगदान जो है उसे एक प्रकार माना है। ब्राउन की प्रसिद्ध पुस्तक द अंडमान आइलैंड 1922 का मुख्य केंद्र क्या था? ये तो बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको कि अंडमान के जो निवासी थे उनका अध्ययन किया था, उनकी सामाजिक धार्मिक भावनाओं का अवस्थाओं का अध्ययन किया था। सामाजिक स्वरूप शास्त्र सोशल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रेडक्लिफ ब्राउन किसका अध्ययन करते हैं? हमने पढ़ा सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी। जब आप केवल आंखों का रंग देखकर, नाखूनों को देखकर, नाखूनों का पीला हो गए हैं, आंख पीली हो गई है, इसको देखकर आप लिवर के फंक्शन का अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, लिवर के फंक्शन को नहीं देख रहे हैं, लिवर के फंक्शन का अनुमान लगा रहे हैं केवल शरीर को देखकर, यानी केवल भारी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं आप, तो इसे कहेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी। यानी विभिन्न संरचनाओं द्वारा की जाने वाले कार्यों का नहीं, कार्यों का अध्ययन होता तो ये क्या बन जाता? फिजियोलॉजी बन जाता, ना कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? समाज की संरचना, उसके घटक, उसके आपसी संगठन का अध्ययन करना, यानी संरचना का अध्ययन करना। संरचना के अंगों के कार्यों का अध्ययन होगा तो ये क्या बन जाएगा? सोशल फिजियोलॉजी बन जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की के प्रकारवाद में बुनियादी अंतर क्या है? मेलिनोवस्की समाज पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ब्राउन व्यक्ति पर ध्यान देते हैं, गलत। मेलिनोवस्की का प्रकारवाद आवश्यकताओं पर आधारित है, जबकि ब्राउन का संरचनात्मक पर। ब्राउन ऐतिहासिक पद्धति का समर्थन करते हैं, जबकि मेलिनोवस्की नहीं, और दोनों के विचारों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। मूल अंतर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी। मेलिनोवस्की प्रकारवाद में आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी संरचना के अंग जो भी काम करते हैं वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं, वो संरचना को बनाए रखने का काम है। ब्राउन के वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वास्तविक संरचना स्थायी होती है, जबकि सामान्य संरचना बदलती रहती है। सामान्य संरचना नियमों प्रतिमानों से संबंधित होती है, जबकि वास्तविक संरचना वर्तमान व्यक्तियों से। दोनों अवधारणा एक दूसरे के विपरीत हैं और एक समाज में नहीं रह सकती। वास्तविक संरचना केवल लिखित कानूनों वाले समाजों में पाई जाती है। तो दो प्रकार की संरचना का उल्लेख किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना। वास्तविक संरचना बनती है व्यक्तियों से, और व्यक्ति के विचार मनोवृत्ति बदलते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि वास्तविक संरचना परिवर्तित होती है। दूसरी होती है सामान्य संरचना। सामान्य संरचना समाज के नियम कानूनों से बनती है, जिसमें बदलाव लाना या परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है, इसलिए वो स्थायी होती है। इसका मतलब सामान्य संरचना किससे बनी है? नियमों से बनी है, और वास्तविक संरचना किससे बनी है? व्यक्तियों से बनी है। ये मूल अंतर है। नातेदारी व्यवस्था में ब्राउन द्वारा बताई गई वंश एकता का क्या अर्थ है? परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ भोजन करना, कबीले या कुल जैसी इकाइयां जो समाज की स्थिरता और संगठन में भूमिका निभाती हैं, केवल विवाह के माध्यम से बनाए गए रिश्ते, वही एकता जो केवल आर्थिक लाभ के लिए बनाई जाती है। तो नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार की एकता की बात करी है, सिबलिंग यूनिटी एंड डिसेंड यूनिटी। ठीक है, तो परिवार के मध्य में भाई बहनों के बीच में जो एकता होती है वो परिवार की संरचना को बनाए रखती है, और समाज में जो कबीले होते हैं, जो समुदाय होते हैं, इनके बीच में जो एकता होती है वो समाज की संरचना को बनाए रखती है। इसे डिसेंड यूनिटी या वंश एकता कहते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रेडक्लिफ ब्राउन को अनार्की ब्राउन उपनाम क्यों दिया गया? क्योंकि वे राजनीतिक विद्रोह में शामिल थे। उनके क्रांतिकारी लीग से हटकर परंपरागत सोच को चुनौती देने वाले विचारों के कारण, क्योंकि उन्हें समाज के नियमों को मानने से इनकार कर दिया था, उनके अंडमान द्वीप समूह में किए गए उग्र व्यवहार के कारण। उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके विचार थोड़े लीग से हटकर थे, थोड़े क्रांतिकारी थे, इसलिए अनार्की ब्राउन कहा जाता है। ठीक है,
ब्राउन के अनुसार अनुष्ठान समाज में क्या भूमिका निभाते हैं? वे लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं, वे महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं, वे केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, इनका सामाजिक संरचना के स्थिरता में कोई संबंध नहीं होता। तो रेडिकली ब्राउन ने क्या कहा कि जो मूल्य होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, मूल्यों को बनाए रखते हैं, इन्हें पुनर्जीवित करते हैं, और मूल्य ही क्या करते हैं? मूल्य ही समाज में स्थिरता और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान भी देते हैं। ठीक है। तो ये है विचार किसका? रेडिकली ब्राउन का। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि सिंपल तरीके से पढ़ा गया। 4-5 बातों को याद समझिएगा। पहला, संरचना क्या है? दूसरा, प्रकार क्या है? तीसरा, संरचना में महत्वपूर्ण कौन है? चौथा, प्रकार होता क्या है? प्रकारवाद है क्या? पांचवा, डिस्नोमिया और यूनोमिया की स्थिति क्या होती है? छठवां, नातेदारी व्यवस्था का क्या रोल है समाज की संरचना को बनाए रखने में? सातवां, संरचना का अध्ययन हम करते हैं तो क्या कहेंगे? संरचना के अंगों के प्रकारों का अध्ययन हम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? और 3-4 स्टेटमेंट और किताबों के नाम। इतना अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो रेडिकली ब्राउन पर आप क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर एक किताब की एक ही लाइन पढ़ के जाएंगे तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो पेपर कितना में डिटेल आएगा, आप ऑप्शन से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।